तो नमस्कार। आज शनिवार है और शनिवार को आमतौर पे आप लोगों की फरमाइश की वजह से ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसके बीच में कुछ विजुअल या फोटोग्राफ्स डाल सकूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते उनको समझ में आए। हालांकि आज की जो कहानी है मुझे लगता है कि उसके लिए तस्वीर या किसी विजुअल या वीडियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम सबके जहन में, हमारी आंखों के सामने है। और एक तस्वीर तो मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा तमाम अखबारों में, मैगजीन में, टीवी पे। मोहम्मद अजमल कसाब CST स्टेशन, रेलवे स्टेशन मुंबई पे AK-47 हाथ में लेकर जो उसकी तस्वीर थी वो कभी भुलाए नहीं भूलती है। एक्चुअली 26/11 आने वाला है, नवंबर में मैंने 26/11 की कहानी आपको सुनाने का वादा किया है, लेकिन वो मैं 25 या 26 तारीख को सुनाऊंगा, क्योंकि उस कहानी में इतनी ज़्यादा साजिश, इतनी सारी पहलू हैं, इतने सारी अलग अलग चीज़ें हैं, और ऐसा उससे पहले कभी हुआ नहीं जब लगातार 2-3 दिन तक मुंबई दहलती रही। तो वो पूरी हम डिटेल में आपको वो कहानी बाद में सुनाएंगे। आज बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एक बार मैंने शायद कसाब और जो मेनन धनंजय चटर्जी की कहानी सुनाई थी, वैसी सनसनी फांसी की एक साथ मिलाकर। तो लोगों ने कहा था कि कसाब की कहानी जानना चाहते हैं, उसकी फांसी कैसे हुई, क्या हुई, आखिरी वक्त में क्या क्या हुआ। तो बहुत सारी उसमें डिटेल्स में जानना चाहते थे। तो मुझे लगा कि आज बेहतर मौका है, तो आज आपको मैं कसाब की कहानी सुनाता हूँ। एक मतलब बच्चे से बड़ा हुआ एक लड़का, पूरी तरह से मैं उसको ये भी नहीं कहूँगा, मोहम्मद अजमल कसाब, लाहौर के नज़दीक उकारा एक ज़िला है, छोटा सा गांव कस्बा है, वहाँ पैदा होता है बेहद गरीब घर में। बाप जो है उसके, वो रेहड़ी लगाते हैं फुटपाथ पे, और उसी से कमाई, घर में बाकी बच्चों की परवरिश। गरीबी से उठा और बचपन से ही बुरी सोहबत में भी रहा। 2005 में वो अचानक अपना घर छोड़ देता है और शहर की तरफ निकल देता है। पहले लाहौर जाता है, फिर कराची जाता है, और यूं ही भटकता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है। ज़िंदगी में उसका कोई मकसद नहीं था, गरीबी, पढ़ाई लिखाई नहीं, पैसे नहीं। अब यहां से शुरू होता है एक दूसरा खेल। आमतौर पर जो आतंकवादी संगठन है वो ऐसे लोगों पे अपनी नज़र रखते हैं जिनका एक तो दिमाग कच्चा हो, कच्ची मट्टी की तरह, जो आप देखते हैं ना, जो कुम्हार जो बर्तन बनाता है मट्टी का, तो जब मट्टी का कच्ची और गीली होती है तो उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। सेम ऐसे ही लोगों की तलाश होती है ऐसे आतंकवादी संगठन को जिहाद का जहर भरने के लिए, ताकि उनके दिमाग में आसानी से भरा जा सके। ऐसे कच्चे दिमाग और ऐसे लोग मेनली उनके टारगेट होते हैं। इस बात का मुझे एहसास जब अफजल गुरु का मैं इंटरव्यू कर रहा था तब हुआ था। अफजल गुरु ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बार बार जब वो पार्लियामेंट अटैक के बारे में पूछा था, मैंने कहा कि उन लोगों ने हमेशा जिहाद का जहर भरा था कि ये करोगे तो ये होगा, जन्नत मिलेगी, तमाम चीज़ें। तो इसी दौरान में, चूंकि पाकिस्तान में चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये सारे खुलेआम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मदरसे की शक्ल में, स्कूल की शक्ल में, तो वो ऐसे लड़कों की तलाश में रहते हैं। तो वैसे ही कुछ लड़कों के जरिए अजमल कसाब लश्कर के संपर्क में आता है, उनके कांटेक्ट में आता है। लश्कर वाले उसको उठा के ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, आओ दीन के लिए कुछ करो, धर्म के लिए, मज़हब के लिए करो, और जिहाद करो। तो ये जिहाद वो शब्द है जो बहुत जल्दी लोगों को भड़का देता है। हालांकि जिहाद का असली मतलब ये नहीं है किसी को मारना, किसी की जान लेना। जिहाद बहुत ही दूसरी चीज़ है। जिहाद मतलब बुराइयों से लड़ना होता है, लेकिन उसका गलत पूरा इस्तेमाल, उसका मतलब ही, माने ही बदल दिए गए। तो लश्कर के संपर्क में आता है, लश्कर धीरे धीरे उसके जहन में जिहाद का जहर भरती है, और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा हथियारों को चलाने की, लड़ने की, मरने की, मारने की। और साथ में उससे कहा जाता है कि तुम ये सब जो करोगे तो इसके 2 फायदे हैं। एक, तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी, खूबसूरत खूबसूरत परियां मिलेंगी, और यहाँ तुम्हारी जो माली हालत ख़राब है उसकी जिम्मेदारी हमारे, तुम्हारे बाद हम तुम्हारे घर वालों को इतने लाख रुपए देंगे और उनका ख्याल रखा जाएगा। तो फैमिली बैकग्राउंड, गरीबी, जिहाद, पैसे, हूर, जन्नत, ये सारी चीज़ें कसाब के जहन में भरी गई, और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उधर लश्कर और उनके जो आका थे, उनके दिमाग में कुछ और खुराफात चल रहा था, उन्हें मुंबई पे हमला करना था, तो उसके लिए उनकी टीम बनानी थी। तो बहुत सारे लड़कों की ट्रेनिंग के बाद 10 लड़कों को चुना जाता है, और उन 10 लड़कों में से एक कसाब था। और इनको बाकायदा, कसाब का आप इंटरव्यू भी सुना होगा आपने, सारे चैनल पे है, यूट्यूब पे है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी आया, कसाब ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि उसे कहा गया था कि मरने के बाद आपके जिस्म से खुशबू आती है, जन्नत मिलती है, जन्नत में हूरें मिलती हैं, यहाँ माँ बाप को पैसे भी देंगे वो लोग, तो इसलिए मैंने ये सब किया। तो 10 लोगों की टीम बनती है। उसके बाद बाकी की कहानी आपको पता ही है। वो मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई पे हमला होता है, कसाब स्टेशन पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है, और अलग अलग ये कुछ जो आपके ताज होटल, ओबराय, बाकी में आतंकवादी घुसे थे जहाँ जहाँ, उसके बाद मुठभेड़ चलती रहती। 10 में से 9 आतंकवादी मारे जाते हैं। इकलौता जिंदा कसाब था जो पुलिस के हाथ में आता है,
और कसाब को भी गोली लगी थी, लेकिन कसाब को मुंबई पुलिस के कुछ जाबाज लोग थे जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, क्योंकि आमतौर पर ऐसे फिदाइन अटैक या फिदाइन ऑपरेशन में आतंकवादी ये है कि लास्ट में खुद को मार लेते हैं, लेकिन कसाब के पकड़ने का एक इंपॉर्टेंट इसलिए था कि न सिर्फ उस पूरे ऑपरेशन के बारे में उसने जानकारी दी, उसने पाकिस्तान का पोल खोला और उसने बताया कि कौन कौन लोग थे, क्या क्या था, कैसे तैयार की। तो हमारी एजेंसी के लिए उसके जरिए दी गई जानकारी बड़ी कीमती थी। तो खैर कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। उसके बाद कसाब अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है, हालांकि पाकिस्तान लगातार मना करता रहा। उसने कहा हाँ, साजिश हमारी ज़मीन पे कुछ रची गई थी, लेकिन बाकी का कोई मतलब नहीं। उसने तो कसाब को पाकिस्तानी मानने से भी इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तानी टीवी चैनल, पाकिस्तानी मीडिया ने उस वक्त बड़ा अच्छा काम किया था। वो कसाब के गांव तक पहुंच गए और कसाब के फैमिली को ढूंढ लिया, और उन्होंने कसाब का पाकिस्तान से रिश्ता जो है वो इस्टेब्लिश भी कर दिया था। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कभी ऑफिशियल माना नहीं। तो खैर कसाब की गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलता है विशेष अदालत में, और 6 मई 2010 को, ये 2008 का वाकया था जब कसाब पकड़ा गया था 26/11, उससे ठीक 2 महीने के करीब, पौने दो साल के अंदर विशेष अदालत में इस पूरे मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है, और विशेष अदालत 6 मई 2010 को कसाब को फांसी की सजा सुना देती है। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाता है। यहाँ कसाब के लिए भी हमारे यहाँ देखिए ये खूबसूरती है हमारी डेमोक्रेसी की और जुडिशियल सिस्टम की, कि जो 166 लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जिसने मुंबई के सीने को छलनी किया, न जाने कितने घर में आंसू दिए, कितने घरों को वीरान कर दिया, ऐसे कातिल, ऐसे आतंकवादी को भी इंसाफ का पूरा हक दिया गया। और बाकायदा ये नहीं कि गलत तरीके से, जो एक आम हिंदुस्तानी को राइट है वही उस पाकिस्तानी आतंकवादी को भी दिया गया अपने केस को लड़ने के लिए। और उसके बाद फैसला आता है, चूंकि इसमें कसाब खुद एक्सेप्ट कर चुका था, तो पौने 2 साल के अंदर 6 मई 2010 को विशेष अदालत जो लोअर कोर्ट थी वो कसाब को फांसी की सज़ा सुनाती है। इसके बाद अपील होता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सज़ा बरकरार रखती है। जब ये तीनों कोर्ट फांसी की सज़ा बरकरार रखती है, तो फिर नवंबर 2012 में, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले के बाद अजमल कसाब एक मर्सी पिटिशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, दया याचिका, और तब प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। तो उनके पास वो दया याचिका जाती है, लेकिन 5 नवंबर 2012 को प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसकी मर्सी पिटिशन को खारिज कर देते हैं, उसको रहम देने से मना कर देते हैं। 5 नवंबर को मर्सी पिटिशन खारिज करते हैं। 7 नवंबर को उनका ये लेटर होम मिनिस्ट्री के पास पहुंचता है, क्योंकि प्रोसीजर यही है। तब होम मिनिस्टर थे सुशील कुमार शिंदे, उनके पास जैसे ये लेटर आता है, वो अगले ही दिन 7 नवंबर को लेटर आता है। 8 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार को ये लेटर भेज देते हैं कि चूंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने फांसी की सजा दी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी मर्सी पिटिशन खारिज कर दी, तो अब सारे दरवाजे बंद हैं इसके लिए, कानूनी भी और रहम के भी, इसलिए अब आप फांसी की तैयारी कीजिए। तो 7 नवंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेटर मिलता है। 8 नवंबर को सुशील कुमार शिंदे, तब के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र सरकार को लेटर भेज देते हैं। 10 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार की एक मीटिंग होती है और उसमें तय होता है कि फांसी की तारीख क्या होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें अभी तक बहुत गोपनीय है। तो 2 डेट फिक्स किया जाता है, एक 20 नवंबर और एक 21 नवंबर, 20 नवंबर एंड 21 नवंबर, इनमें से किसी एक डेट में फांसी होनी चाहिए। लास्ट में डिसाइड होता है कि 21 नवंबर 2012 की 12 की बात कर रहा हूँ, तो 21 नवंबर को फांसी की सजा की फांसी दी जाएगी, ये तय होता है। कहते हैं कि 21 नवंबर, और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई, इसके पीछे जो वजह थी उसमें 2 चीज़ें थी। एक, तब रहमान मलिक पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको जनवरी में इंडिया आना था वीज़ा रिलेटेड इशूज़ पे बात करने के लिए। दूसरा, विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने जा रहा था, तो सरकार चाहती थी कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले ही कसाब को फांसी दे दी जाए। तो ये 2 मेन रीज़न बताए जाते हैं जिसकी वजह से ये डेट, जो फांसी की तारीख तय हो रही थी। तो 21 नवंबर को तारीख तय होती है। इसके बाद पहली बार नवंबर 12 नवंबर को, चूंकि 10 नवंबर को तारीख तय कर दी गई कि 21 नवंबर को दी जाएगी, इसके बाद 2 दिन के बाद 12 नवंबर 2012 को पहली बार कसाब को मुंबई के आर्थर रोड जेल में ये बताया जाता है कि तुम्हारा मर्सी पिटिशन खारिज हो गया है और अब तुम्हारे पास कोई दरवाज़ा नहीं है, अब तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है, फांसी होगी। उसको बताया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो कहता हाँ, मैं अपनी माँ से, अपनी अम्मी से बात करना चाहता हूँ। तो महाराष्ट्र सरकार ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी ख्वाहिश बताती है। तो यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो विदेश मंत्रालय है, और बाकी मिनिस्ट्री बैठ के तय करती है कि क्या किया जाए, क्योंकि कानून के हिसाब से आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी ज़रूरी है। तो ये डिसाइड होता है कि नहीं, अभी नहीं बात कराएंगे और अभी बताएंगे भी नहीं। 48 घंटे पहले कसाब की आखिरी ख्वाहिश को पाकिस्तान सरकार को बताया जाएगा और उसके बाद उसकी फ़ोन पे माँ से बात कराई जाएगी, लेकिन 48 घंटे पहले। और अभी ये बात कसाब को जो बताई गई थी वो बताई गई थी 12 नवंबर को। तो फिर ये होता है कि ठीक है, अब तारीख नज़दीक आती जा रही है। 12 तारीख को कसाब को पता चल चुका है कि वो मरने वाला है। उसके बाद से उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि शुरू में कसाब को गलतफहमी थी कि हिंदुस्तानी कानून और यहाँ की वो चीज़ें, उसमें भी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा।
और शायद कुछ ऐसा भी हो जाए कि फांसी टल भी जाए। तो इन सारी चीज़ों में जी रहा था गलतफहमी में, लेकिन जब 12 नवंबर को उसको पता चला, तो जाहिर सी बात है जिसे ये पता चल जाए कि मौत नज़दीकी है, और मरना वैसे सभी को होता है, लेकिन अगर किसी को अपना डेट और टाइम पता चल जाए तो उस डेट तक आने से पहले की जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब मैं खुद ही सोचता हूँ कि हम सबको अगर हमारी मौत की तारीख पता चल जाए तो शायद जीना मुश्किल हो जाएगा, जबकि ये भी सच है कि हम सब जानते हैं कि मरना है, लेकिन इसीलिए ऊपर वाले ने कुछ चीज़ें अच्छी की हैं। तो खैर धीरे धीरे वक्त बीतता है, 12 नवंबर को पता चल जाता है कसाब को। उसके बाद अब 19 नवंबर की तारीख आती है, एक हफ्ते बाद। तब तक महाराष्ट्र सरकार बहुत ही खुफिया तरीके से सारी तैयारी कर रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं, मीडिया से लेके पुलिस, मिनिस्ट्री, किसी को नहीं, सिर्फ गिने चुने लोगों को। 19 तारीख को एक 17 लोगों की टीम बनाई जाती है, जो इस पूरी फांसी को बेहद गोपनीय रखते हुए, सीक्रेट रखते हुए और कसाब को फांसी देंगे, और 19 लोगों की टीम बनाई जाती है। उन 19 लोगों की जो टीम थी उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहे थे देवेन पटेल, देवेन भारती, माफ कीजिएगा, इनको बनाया गया कसाब की फांसी का इंचार्ज, और साथ में 17 लोगों की टीम, उसमें एक टीम मेंबर एंटी टेरर, जो वहाँ के एंटी टेरर सेल के चीफ थे तब, राकेश मारिया, जिन्होंने 26/11 की भी जांच की, वो भी थे। इन 17 लोगों को जो बताया गया, इन सिर्फ 17 लोगों को कि ऐसे ऐसे एक ऑपरेशन करना है, और इनमें से भी 2-3 लोगों को सिर्फ पता था कि कसाब को फांसी दी जानी है, जिसके लिए हम लोग तैयार हैं। देवेन भारती के अलावा बाकी तमाम लोगों को 19 तारीख को पहली बार ये बताया गया, और 19 तारीख को ही देवेन भारती को छोड़ के तमाम अफसरों के मोबाइल फ़ोन जो है वो रख लिए गए कि अब अगले 2 दिन तक आपके पास कोई सेल फोन नहीं होगा, आप अपनी फैमिली से, दोस्तों से, अपने डिपार्टमेंट से, कुलीग से आप बिल्कुल संपर्क में नहीं रहेंगे। इतनी ज़्यादा सीक्रेसी थी। तो देवेन भारती के लीडरशिप में कसाब को फांसी देने की पूरी एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तब कसाब आर्थर रोड जेल में था, मुंबई के। 19 तारीख की रात को प्रिजनर वैन में, जो कैदियों को जो वैन ले जाया जाता है, उसमें 2 कैदियों को बिठाया जाता है, इसलिए कि किसी को यह पता नहीं चले कि क्या हो रहा है। और उस बुलेट प्रूफ वैन में आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स जो अपनी है, उनके जवान की निगरानी में, बाकी खुफिया एजेंसियां थी उनकी निगरानी में, आर्थर रोड जेल से बाई रोड काफिला निकलता है बहुत ही खामोशी के साथ पुणे यरवदा जेल के लिए। क्योंकि मुंबई में फांसी देने की उस वक्त उतनी सारी वो चीज़ें नहीं है, तो आमतौर पे पुणे की जो यरवदा जेल है वहाँ पे फांसी का पूरा इंतजाम होता है। तो ये रात को निकलते हैं बेहद खामोशी के साथ, किसी को पता नहीं। और कमाल ये है कि जिस अंडा सेल में कसाब को रखा गया था आर्थर रोड जेल के, उस अंडा सेल को उसी तरह से रखा गया कि जैसे इसके अंदर कसाब है। और जेल के अंदर भी जो सुरक्षा गार्ड थे, वहाँ पे भी आईटीबीपी के लोग भी अंदर लगे हुए थे, उन्हें अंडा सेल में कोई नहीं है, और वो फिर भी उस सेल की निगरानी कर रहे थे, क्योंकि उन तक को नहीं बताया गया था कि कसाब को यहाँ से ले जा रहे हैं फांसी देने के लिए, और फांसी की तारीख ये है। तो किसी को जानकारी नहीं, और उस अंडा सेल की फिर भी निगरानी हो रही है, जबकि कसाब उस सेल में है नहीं। ये थी सीक्रेसी इस हद तक। इसके बाद रात को ही ये लोग, आधी रात के बाद, पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल पहुंचते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो अब यहाँ पे भी देखिए कि यरवदा जेल के जो सुपरिंटेंडेंट थे, उनको भी पता नहीं था कि कसाब को यहाँ लाया जा रहा है और कसाब की यहाँ फांसी होनी है। तब तक न उनके पास कोई ऑर्डर, न रिटर्न में, न किसी ने बताया, इसलिए कि वहाँ से ये लीक ना हो जाए। उन्हें भी पता नहीं। जब रात को ये पूरी टीम पहुँचती है, उसके बाद सुपरिंटेंडेंट को उठाया जाता है, बुलाया जाता है, तब पहली बार बताया जाता है, और फिर सुपरिंटेंडेंट को भी उसमें ये शामिल किया जाता है कि अब आप भी ना अपनी फैमिली से बात करेंगे, ना बाकी को बताएंगे, क्या होने जा रहा है आपको भी कुछ पता नहीं है। इतनी ज़्यादा गोपनीयता बरती गई। ये चूंकि अब 20 तारीख की सुबह सुबह हो गई थी, 20 तारीख को ही पहली बार पुणे से 45 किलोमीटर दूर एक, उससे पहले भी जल्लाद वहाँ पर रहा करता था, उस जल्लाद को बुलाया जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है, और उसको ये नहीं बताया जाता कि इसकी फांसी होनी क्या होनी है। उसको भी ये कहा जाता है कि एक फांसी होगी आगे कभी किसी की, तो और उसके लिए ज़रा से तैयारी करनी है। जल्लाद को फिर जेल आ जाता है, तब उसे पहली बार पता होता है कि फांसी देनी है, और वो भी 24 घंटे के अंदर देनी है। उसके बाद उसे भी बाहर जाने नहीं दिया जाता। ये सारी सीक्रेसी मेंटेन होती थी। इस बीच इधर 19 तारीख को जब इसको ले आया जाता है कसाब को वहां से, आर्थर रोड जेल से, तो विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी एम्बेसी को पहली बार इन्फॉर्म करती है कि कसाब की आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपनी माँ से बात करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी उसका रिस्पॉन्स नहीं करती है, ना बात कराती है, और ना उसको जवाब देती है। तो ये वेट करते हैं, फैक्स भी करती है अपनी विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो उसका रिप्लाई नहीं आता है, इधर फांसी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। इस दौरान जब आर्थर रोड जेल से पहली बार 19 तारीख की रात को कसाब को निकाला गया, तो कसाब को भी अंदाजा नहीं था कि
उसे लगा था कि अभी कुछ और इसमें कानूनी अड़चन, क्योंकि वो बार बार वकील और उनके बारे में बात कर रहा था, मर्सी पिटीशन खारिज हो जाएगी, रहम की अपील उसके बाद भी, और कई होता है दोबारा भी डालते हैं। लेकिन जब ऑर्थर रोड जेल से उसको 19 तारीख की रात को निकाला गया, तब उसको एहसास हो गया था कि अब उसकी मौत तय है, यकीनी है, और अब कभी भी हो सकती है। वहां से वो और ज्यादा घबराना शुरू हुआ, और इसलिए उसका ज्यादा ख्याल रखा गया कि कहीं ये, क्योंकि मौत से बचने के लिए आदमी किसी हद तक जा सकता है, तो ये वायलेंट ना हो जाए, बाकी कुछ ना हो। तो कड़ी निगरानी में, हर वक्त चौकसी में, लोगों की नज़रों के सामने उसको बहुत मुश्किल से लाया गया, फिर वहाँ रखा गया, और वो लगातार, अब उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बदल चुकी थी। 20 तारीख को अब वहाँ पे जो महाराष्ट्र के उस वक्त होम मिनिस्टर थे आर पाटिल, सेंट्रल में सुशील कुमार शिंदे, ये 17 कमेटी के लोग जो थे देवेंद्र भारती की अगुवाई में, यरवदा जेल के सुपरिंटेंडेंट, इसके बाद शामिल किया जाता है वहाँ एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो, इनके अलावा बाकी दुनिया में बाहर उस यरवदा जेल के किसी को कोई भनक नहीं थी कि क्या होना जा रहा था। जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह थे, उन्हें जानकारी थी, सोनिया गांधी को जानकारी थी, राहुल गांधी को थी, लेकिन बस जिन जिन लोगों को जरूरत थी उसके अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। 21 नवंबर की सुबह 7:36 पे पुणे की यरवदा जेल में कसाब को फांसी दी जाती है। उस पूरी रात कसाब सोया नहीं। उस पूरी रात कसाब से फिर पूछा गया था आपकी आखिरी ख्वाहिश, उसने कहा अम्मी से बात करनी है, लेकिन वो बात, चूंकि उनको बताया गया कि पाकिस्तान में मैसेज दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे फ़ोन पे बात हो सकती है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पाकिस्तान की भी मजबूरी थी, वो बात कराने का मतलब था ये लिंक इस्टेब्लिश करना कि कसाब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान सरकार की पोल खुल जाती, तो जाहिर है वो ऐसा काम नहीं कर सकता था। उसके बाद सुबह कसाब को जब ले जाया जा रहा था, वो रात से ही बहुत ही घबराया हुआ था, वो अपने पैर पे चल भी नहीं पा रहा था। तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो जेल के स्टाफ थे, वो दोनों कंधों के उसके हाथ के अंदर हाथ डालकर उसको लगभग पैर लड़खड़ा देते, घसीटते हुए एक तरह से फांसी के तख्ते तक ले जाते हैं। फांसी के तख्ते पे चढ़ने से पहले जो जेल के अंदर से खबर आई और जो लोग वहाँ शामिल थे उन्होंने बाद में बताया भी, उसमें से एक चीज़ थी कि जो कसाब ने मरने से पहले कहा था, और बल्कि जब उसको कमरे से लेके जा रहे थे उस दौरान उसने कई बार कहा, और मौत से पहले भी उसने कई बार कहा, वो जो उसकी लाइन थी वो ये थी कि अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो ये उसकी लाइन थी कि अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये उसने मरने से पहले कहा, सेल से वहाँ तक पहुँचते हुए कहा, और कई बार कहा। 7:36 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में इस तरह से कसाब की फांसी हुई। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना। फिर पाकिस्तान से कहा गया कि इसको फांसी हो गई है, और अगर उसकी फैमिली वाले इसकी बॉडी लेना चाहें तो हम इस बॉडी को पाकिस्तान भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो फ़ोन पे ही उसकी माँ से बात नहीं करा पाया, जो आखिरी ख्वाहिश थी, बॉडी सवाल ही नहीं था। ये हम इंडियन गवर्नमेंट को ही पता था कि क्लेम नहीं आएगा, इसलिए कि क्लेम का मतलब है आप एक्सेप्ट करते हो कि ये पाकिस्तानी है और मुंबई अटैक में पाकिस्तान का हाथ है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती बीच में। तो ये पहले से मालूम था, इसीलिए पुणे के ही यरवदा जेल के अंदर एक गुमनाम जगह पे कब्र खोदी गई, बाकायदा इस्लामिक रीति रिवाज से मौलाना भी बुलाया गया, और जिस तरीके से दफनाया जाता है एक मुस्लिम में किसी मुर्दे को, वही सारी चीज़ें कसाब के साथ की गई। जबकि उसने बहुत बड़ा जख्म दिया था हिंदुस्तान को, लेकिन मौत से पहले उसकी कानूनी जो हक थे सारे वो दिए गए, मौत के बाद जो एक तरह से इस्लामिक रीति रिवाज से दफनाना चाहिए वो भी किया गया, और वो वहीं पे पुणे की यरवदा जेल में उसको एक गुमनाम जगह पे दफना दिया गया। और इस बात को अब ये 12 था 6 साल हो गए, पाकिस्तान ने हालांकि आज तक माना ही नहीं कि कसाब हमारा पाकिस्तानी था, 26 अटक में हमारा हाथ था। सिर्फ इतना कहता है कि हाँ, इस साजिश की कुछ चीज़ें पाकिस्तान की सरजमीन पे बुनी गई थी, लेकिन इसमें हम लोगों का हाथ नहीं, और कसाब को तो खैर कभी पाकिस्तानी माना नहीं। तो ये पूरी कसाब की कहानी थी। बस इस पूरी कहानी में मुझे जो एक चीज़ लगती है, चूँकि मैं लगातार कसाब के इंटरव्यू, कसाब के जिन लोगों ने इंट्रोगेट किया उनसे भी बहुत बात की, राकेश मारिया साहब से बात हुई, जो और अफसर थे उनसे बात हुई उस वक्त तक, और फिर मैं उसको रिलेट करता हूँ अफजल गुरु की उस लाइन से जो कहता है कि कैसे हम बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ को जब बार बार कहा जाता है कि ये जिहाद है, ये जिहाद है, ये जिहाद है, इससे जन्नत मिलेगी, होरें मिलेंगी, और फिर मैंने वही कहा कि एक कच्चा दिमाग और उसमें ये चीज़ें भरना, तो वो कैसे एक ख़तरनाक हथियार के तौर पे काम करता है। आखिर तक कसाब को यही था कि उसे शायद जन्नत में जाएगा, हूरें मिलेंगी, लेकिन कहते हैं कि जब वो 2008 में पकड़ा गया और 12 में उसको फांसी हुई 4 साल, तो उसके शुरू के 6-7 महीने के बाद ही इस बात का एहसास हो गया था कि उसे गलत, उसके जहन में जिहाद का मतलब भरा गया था, और उसे मालूम था कि उसने क्या किया है, उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ था। और वो कहता था उन अफसरों से
कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे बहकावे में आ गया। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ कसाब की नहीं है, अब तो कसाब की कहानी ख़त्म हो गई, कसाब ने जो किया उसका इंसाफ भी हो चुका उसके साथ। लेकिन आज भी कसाब जैसे न जाने कितने लोग हैं जिनके जहन में इसी तरीके से जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पता नहीं क्या क्या जहर भरा जा रहा है, बोया जा रहा है, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। दुआ यही है कि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो और हर मुल्क, हर लोग जो उनका हक है खुशी खुशी जीने का, आज़ादी से जीने का, एक जो वायलेंस है, खून खराबा है, उससे हटकर जीने का, तो ऐसा हो। लेकिन ये थी पूरी कहानी कसाब की, और कसाब के ख़ासतौर पे मौत से 48 घंटे पहले की जो पूरी प्लानिंग कैसे क्या हुआ था।